आज पढ़ेंगे सीएनसी के हर एक कंपोनेंट के बारे में, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, सीएनसी कंस्ट्रक्शन क्या होता है और इसके जो डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे कि क्या है, सीएनसी में हम लोग बेसिकली यही जानते थे कि कंप्यूटर के थ्रू जो होता है मशीन टूल्स को कंट्रोल किया जाता है और अदर ऑक्सिलरी फंक्शंस को कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर के थ्रू। होता क्या है, कंप्यूटर में एक कंट्रोलिंग यूनिट होती है कंट्रोलिंग यूनिट जिसको बोल सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल्स भेजता है, सिग्नल्स, और ये सिग्नल्स जो होते हैं ये सिग्नल्स एम्पलीफाई होते हैं एम्पलीफायर सर्किट के थ्रू। क्योंकि सिग्नल जो होते हैं बहुत ही लो इंटेंसिटी के होते हैं, इसलिए इसको एम्पलीफाई करना पड़ता है अदर प्रोसेस के लिए, अदर स्टेप के लिए एम्पलीफायर सर्किट के थ्रू। एम्पलीफायर सर्किट इसको एम्पलीफाई करते हैं तो एम्पलीफाई सिग्नल आपका ये आ जाता है, एम्पलीफाई सिग्नल। अब ये जो एम्पलीफाई सिग्नल होता है ये डिफरेंट एक्सेस के ड्राइव मोटर्स को जाता है, ड्राइव मोटर्स। क्योंकि मेन हमारा काम यही होता है कि हमें मोशन चाहिए, और मोशन कैसे मिलेगा, मोशन के लिए मोटर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हम लोग ड्राइव मोटर्स यूज़ करते हैं। जो ये एम्पलीफाई सिग्नल्स होते हैं ये ड्राइव मोटर्स के पास जाते हैं। ड्राइव मोटर्स मूव होते हैं, रोटेट होते हैं, हमें इससे रोटेशनल मोशन मिलता है। लेकिन हमें ज़रूरत होती है ट्रांसलेशन मोशन की। तो ट्रांसलेशन मोशन में बदलने के लिए हम लोग लीड स्क्रू का यूज़ करते हैं, लीड स्क्रू। अब लीड स्क्रू से आपको ट्रांसलेशन मोशन मिल गया, और जब ट्रांसलेशन मोशन मिल गया तो आपका मशीन टूल जो हो गया मूव हो गया, या फिर आपका वर्क पीस मूव हो गया, और इसके बाद क्या हो गया, आपका फिनिश्ड पार्ट जो है बन गया। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कंट्रोलिंग यूनिट से सिग्नल गया, सिग्नल को एम्पलीफाई किया गया एम्पलीफायर सर्किट के थ्रू। एम्पलीफाई सिग्नल जो हुए वो ड्राइव मोटर के पास गए, ड्राइव मोटर्स ने मूव किया, लेकिन ये रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करते हैं, केवल रोटरी मोशन देते हैं। और हमको चाहिए होता है ट्रांसलेशन मोशन या फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन, जो कि इस तरह से मूव कर सके, एक लाइन में मूव कर सके, एक रोटरी मोशन ना हो इस तरह का। तो उसके बाद ये लीड स्क्रू जो होता है इसको कन्वर्ट करता है रोटेशनल मोशन को ट्रांसलेशन मोशन में, और उसके बाद आपका जो मोशन होता है वो ऑब्टेन होता है और इससे हमें फिनिश्ड पार्ट मिलता है। अब फिनिश्ड पार्ट किस तरह का बना, इसकी ज्योमेट्री किस तरह से है, इसका डायमेंशन क्या है, इसका मीज़रमेंट किया जाता है, और मीज़रमेंट करने के बाद इसको भेज दिया जाता है कंट्रोलिंग यूनिट को, जिसको बोलते हैं फीडबैक यूनिट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक लूप टाइप का बन रहा है। यहाँ से पूरा जो हुआ प्रोसेस करके जब आपका फिनिश्ड पार्ट बना उसकी इन्फॉर्मेशन माइक्रो प्रोसेसर को मिली कि उसकी जो है साइज़ क्या है, रिक्वायर्ड साइज़ का बना या नहीं बना। उसके लिए यहाँ पर फीडबैक यूनिट हो गई और ये यहाँ पर इसको इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ये जो एक लूप टाइप का बनता है इसी को बोलते हैं क्लोज्ड लूप। तो अक्सर कई बार ये टर्म आता है कि क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है। तो अगर इस तरह का एक क्लोज्ड लूप बन रहा होता है तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर ये फीडबैक यूनिट ना होती तो इसको बोलते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ये दो टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। क्लोज लूप सिस्टम में आपको फीडबैक यूनिट लगी होती है, आप कंट्रोल कर सकते हैं आपके फिनिश्ड पार्ट को किस साइज़ का बना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बट ओपन लूप में ऐसा कुछ नहीं मिलता है, एक बस केवल कंटिन्यूस सिस्टम होता है और हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती फिनिश्ड पार्ट के बारे में कि उसकी साइज़ क्या है। अब यहाँ पर जो फीडबैक यूनिट होती है, फीडबैक यूनिट का काम यही होता है इसको मीज़र करना, इसकी साइज़ को मीज़र करना, और इसके लिए यहाँ पर ट्रांसड्यूसर का यूज़ किया जाता है। अदर टाइप्स के कुछ सेंसर लगे होते हैं जो इसकी रिक्वायर्ड साइज़ को बताते हैं, मीज़रमेंट करते हैं। मेनली यहाँ पर हम ट्रांसड्यूसर को पढ़ेंगे एज फीडबैक यूनिट के लिए, मेज़रमेंट यूनिट के लिए ट्रांसड्यूसर को। और यहाँ पर कई टाइप के सेंसर्स भी लगे होते हैं जो कि मोशन को कंट्रोल सिस्टम में चलाते हैं, जैसे ड्राइव मोटर्स हो गया। तो अब ड्राइव मोटर ने इसको, अगर मान लीजिए कोई हमारे पास ये प्लेट है, प्लेट को मोशन देना है, लेफ्ट में मोशन देना है, राइट में मोशन देना है, तो इसको मोशन को कंट्रोल करने के लिए सेंसर्स भी लगाए जाते हैं। तो ये देख रहे हो आप सारे पार्ट्स हैं। कंट्रोल यूनिट हो गया, आपका जो सिग्नल है, सिग्नल जो है एम्पलीफायर सर्किट के थ्रू गया। तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर ड्राइव मोटर्स है, ड्राइव मोटर्स कितने तरह के होते हैं इसको पढ़ेंगे, लीड स्क्रू क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो फीडबैक यूनिट होती है ट्रांसड्यूसर होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक और आता है, देखिए जब भी कहीं वर्ड आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन सीएनसी सिस्टम, तो फ्लेक्सिबिलिटी का मीन क्या होता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मीन ये होता है जैसे आपको जो रिक्वायर्ड आइटम बनाना है, जो भी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट बनाना है,
ये तो आपके पास प्रोग्रामिंग के थ्रू आप बना देंगे, लेकिन अगर उसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजिंग करनी है, तो अगर आप स्मूथली उसके सिस्टम में कुछ चेंजिंग करके, प्रोग्रामिंग में चेंजिंग करके आप दूसरा कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मीन ही यही होता है कि अगर कुछ हमें चेंजिंग करनी है तो वो स्मूथली जितना हो सके उसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर आप इसका एक डायग्राम टाइप का देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, कंट्रोल यूनिट लगी होगी, कंट्रोल यूनिट सिग्नल भेजेगी, सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाएगा, एम्पलीफाई करने के बाद ये मोटर के पास पहुँचेगा, मोटर रोटेशनल मोशन देगा और रोटेशनल मोशन आपका जो होगा लीड स्क्रू के थ्रू ट्रांसलेशन में मोशन में बदलेगा। ये होता है पूरा लीड स्क्रू का जो डायग्राम है, ये पूरा लीड स्क्रू के फंक्शंस को दिखाता है। इसमें आप लीड स्क्रू देख रहे हैं, ये इस तरह से कुछ मूव करता रहता है और ये जो होता है इसके ऊपर इस तरह से ट्रांसलेशन मूव करता है और ये आपका जॉब रखा होता है। जॉब या टूल जो भी आपको मोशन कराना है, कुछ इस तरह से आप करा सकते हैं। रोटरी मोशन तो आपको डायरेक्ट मोटर से मिल रहा है, लेकिन अगर ट्रांसलेशन मोशन चाहिए तो उसके लिए ट्रांसलेशन ही उसके लिए लीड स्क्रू का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर ये एक बेस लगा हुआ है। और अब इन्हीं तीनों पहले कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि मोटर कितने तरह के होते हैं, लीड स्क्रू के कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, मोटर जो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं सीएनसी में, मोटर जो होते हैं ड्राइव मोटर्स बोल देते हैं इसको, ड्राइव मोटर्स। तो पहला हम लोग सीएनसी के जो कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, पहला ड्राइव मोटर्स के बारे में ही पढ़ लेते हैं। ड्राइव मोटर्स देखिए दो तरह के होते हैं, एक मोटर होता है स्टेपर मोटर और एक होता है स्टेपर मोटर और एक होता है सर्वो मोटर। अब ये दोनों होते क्या हैं, दोनों देखिए जनरली एक इलेक्ट्रिकल मोटर ही होते हैं, और इलेक्ट्रिकल मोटर हैं तो प्रिंसिपल दोनों का सेम ही है। क्या प्रिंसिपल है कि अगर कोई कंडक्टर जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा हो और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट हो, तो इस कंडक्टर पे एक फोर्स लगता है जिसको एफ के थ्रू कहते हैं, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है। देन इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके हम मोटर बनाते हैं। तो अगर आप इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देन पहले हम लोग कवर करते हैं सर्वो मोटर, जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है। स्टेपर मोटर पहले की कुछ ओल्ड मशीन्स में यूज़ होता था, बट आजकल की जो सीएनसी मशीन्स आती हैं उसमें सर्वो मोटर यूज़ किया जाता है। सर्वो मोटर बेसिकली जो हमने फंक्शन बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पर फोर्स लगता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जो हो सकता है मूव कर सकता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो इसका फिक्स्ड पार्ट होता है इसको बोलते हैं रोटर। अगर आप किसी भी मोटर का फ्रंट व्यू देखें तो आप फ्रंट व्यू देखेंगे, ये एक तरह का जो होगा सिलेंड्रिकल सरफेस होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेटर बोलते हैं, जो कि फिक्स्ड होता है। और एक जो मूवेबल पार्ट होता है, रोटरी मोशन कर रहा होता है, उसको बोलते हैं रोटर। रोटर पर वाइंडिंग लगी होती है, मतलब वायर्स लपेटे हुए होते हैं, जिसको कि बोलते हैं रोटर वाइंडिंग। और यहाँ पर जो स्टेटर होता है, स्टेटर पर मैग्नेट्स लगे होते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये एक परमानेंट मैग्नेट है और यहाँ पर वाइंडिंग लगी हुई है, मतलब वायर्स हैं। तो क्या होगा, जब ये वायर्स होंगे, जब इसमें आप करंट फ्लो कराएंगे, और करंट कैसे फ्लो कराएंगे, करंट के लिए यहाँ पर हम लोग ब्रशेज़ लगा देते हैं। ये जो रोटर होता है ना, इसके एक साइड पर ये जो एक तरह का रॉड होता है, मूव कर रहा होता है। अगर आप इसको कुछ इस तरह से देखें तो एक रॉड टाइप की होती है जो कि मूव कर रही होती है इस तरह से, और इसका ये फ्रंट व्यू कुछ इस तरह का होता है, ये मूव कर रहा होता है। तो यहाँ पर आप देखें, इस पर जो होती है वाइंडिंग लगी होती है। अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर हम लोग ब्रश लगा देते हैं, ब्रश के थ्रू यहाँ पर करंट फ्लो कराई जाती है, और करंट फ्लो कराई जाएगी तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाएगा आपके पास, जिसमें कि करंट फ्लो हो रही हो, और ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से हो जाएगा। तो जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा होगा, कोई वायर रखा होगा जिसमें कि करंट फ्लो हो रही है, तो इसके कारण ये इस पर फोर्स लगेगा और ये मूव करेगा। तो इसी के बेस पे जो होता है सर्वो मोटर वर्क करता है, जिसको कि सर्वो मैकेनिज़्म भी बोलते हैं। सर्वो मैकेनिज़्म क्यों, क्योंकि सर्वो मोटर जिस पे बेस्ड होता है। तो ये हो गई सर्वो मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल, किस तरह से वर्क करता है। अब देखिए, सर्वो मोटर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डीसी ब्रश सर्वो मोटर, एक होता है डीसी ब्रश सर्वो मोटर, और एक होता है एसी सर्वो मोटर। ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो होते हैं एसी सर्वो मोटर्स ही होते हैं, बिकॉज एसी ही ज़्यादातर यूज़ में होता है, डीसी नहीं होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर जो डीसी ब्रश सर्वो मोटर होता है, तो यहाँ पर देखो हमने बताया कि अभी यहाँ पर ब्रश लगे होते हैं, ब्रश के थ्रू यहाँ पर करंट फ्लो कराई जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या था, डीसी ब्रश सर्वो मोटर में ये मैग्नेट्स लगे हुए थे और यहाँ पर ये वायर्स लपेटे हुए थे, जिसमें कि हम लोग करंट फ्लो करा रहे थे। लेकिन अब
एसी सर्वो मोटर में क्या होता है, ये जो मैग्नेट होते हैं ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिप्लेस हो जाते हैं। ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होते हैं एसी सर्वो मोटर में। एसी सर्वो मोटर में जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, इनको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट से। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या, इस पर भी हम लोग वाइंडिंग्स कर देते हैं। वाइंडिंग कर देंगे, इसमें करंट फ्लो कराएंगे। करंट फ्लो कराने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर भी इंडक्शन के थ्रू एक करंट जनरेट होगा। तो सेम वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि एक करंट फ्लो हो रहा होगा एक वायर में, और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा, उसके कारण ये मूव करेगा। तो सेम प्रिंसिपल जो होता है एसी सर्वो मोटर का होता है, इसमें थोड़ा सा इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये कुछ इस तरह की वर्किंग होती है सर्वो मोटर की। स्टेपर मोटर किस तरह से वर्क करता है, स्टेपर मोटर इसका जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट इसलिए होता है कि यहाँ पर हम लोग वाइंडिंग करते थे डीसी ब्रश सर्वो मोटर में, लेकिन जब स्टेपर मोटर की बात करेंगे, जैसा कि नाम में ये है कि स्टेपर मोटर जो कि स्टेप में मूव करेगा, ये एक रोटरी मोशन कर रहा होता है। लेकिन स्टेपर मोटर का जो मोशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसका जो रोटर होता है ये स्टेप में मूव करता है, पहले कुछ डिस्टेंस मूव करेगा, फिर कुछ डिस्टेंस, फिर कुछ डिस्टेंस, फिर कुछ डिस्टेंस, स्टेप से में मूव करता है। यहाँ पर क्या होता है, इसके रोटर पे मैग्नेट्स लगे होते हैं, और इसके जो स्टेटर होता है इस पर वाइंडिंग्स लगी होती है। जो स्टेटर है ना इसका, इस पर वाइंडिंग होती है, ये वाइंडिंग हो जाती है, और ये इसका होता है मैग्नेट। तो जैसे ही यहाँ पर आप वाइंडिंग में करंट फ्लो कराते हैं तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और ये मूव करता है। तो आप करंट को जिस तरह से आप चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये स्टेपर मोटर मूव करेगा। तो ये हो गया मोटर का कॉन्सेप्ट। मोटर कितने तरह के होते हैं हमने इसको देख लिया। अब इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट को, जो है लीड स्क्रू। अब यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ते हैं लीड स्क्रू के बारे में। लीड स्क्रू देखो, हमें यहाँ पर सीएनसी के लिए दो लीड स्क्रूज को पढ़ना है। एक होता है बॉल स्क्रू और एक होता है रोलर स्क्रू। तो देखिए ये स्क्रू का कॉन्सेप्ट क्या है, ये यहाँ पर आपका जो होता है, ये यहाँ पे जो स्क्रू लगा होता है, जब ये स्क्रू मोशन में होता है, क्योंकि यहाँ से ड्राइव मोटर से कनेक्ट होता है, ये जो होता है ड्राइव मोटर से कनेक्ट होता है और इसकी वजह से ये मूव करता है। लेकिन ये तो रोटरी मोशन है, हमको चाहिए ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन के लिए ये इन्हीं स्क्रूज़ का यूज़ किया जाता है। इस पर जो होते हैं बॉल्स लगे होते हैं बॉल स्क्रू में, और रोलर स्क्रू में रोलर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से इसके मोशन की वजह से ये जो होता है ट्रांसलेशन मोशन में होता है। तो इसका काम क्या हो गया इन दोनों स्क्रूज़ का, ये रोटेशनल मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन में बदलते हैं या फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा बॉल स्क्रू को थोड़ा सा सही से देख लेते हैं। देखो बॉल स्क्रू कुछ इस टाइप का होता है। ये जो स्क्रू होता है ये आपका मूव कर रहा होता है, ये रोटरी मोशन में होता है, ये मूव करता है, और यहाँ पर ये बॉल्स होती हैं, इसकी जो स्लाइड्स होती हैं, इसके बीच में जो स्पेस होता है बीच में, इसमें बॉल्स होती हैं। और जैसे ये मूव करता है तो बॉल्स भी मूव करती हैं, और बॉल्स के मोशन की वजह से ये जो होता है आपका पार्ट जिस पे कि वर्क पीस रखा होता है, ये ट्रांसलेटरी मोशन में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्टली अगर यहाँ पर बॉल्स नहीं रखते तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आ जाता है। यहाँ पर स्लाइड वाला फ्रिक्शन लगता, स्लाइडिंग के कारण फ्रिक्शन लगता, लेकिन यहाँ पर बॉल लगाने की वजह से यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है, जो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कम होता है और एक स्मूथ आपको मोशन मिलता है। सेम एज अगर आप रोलर स्क्रू की बात करेंगे, रोलर स्क्रू में क्या होता है, यहाँ पर जैसे आपका ये स्क्रू था, ये स्क्रू जो आपका मोशन में हो रहा था, इसके ही ऊपर जो है इस चारों तरफ जो है, अगर आप इसका इस तरह से आप व्यू देखें फ्रंट व्यू, तो यहाँ पर रोलर्स लगे होते हैं। तो ये जब ये मूव करता है, रोलर्स मूव करते हैं, और उसकी वजह से जो ये ऑब्जेक्ट रखा होता है ऊपर आपके, इसके जो आपका वर्क पीस रखा होता है, ये मूव करता है। तो ये कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है लीड स्क्रू का। तो आप समझ गए होंगे लीड स्क्रू दो टाइप्स के थे, बॉल स्क्रू और रोलर स्क्रू। बॉल स्क्रू ये हमने देख लिया पिछले में, और रोलर स्क्रू जो होता है ये भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है प्लेनेटरी रोलर स्क्रू, एक होता है रिसर्कुलेटिंग रोलर स्क्रू। तो अब इसके बाद ये हमारे पास जो हो गए, हमने दो कंपोनेंट्स को पढ़ लिया, एक तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर, और दूसरा ये जो था मैकेनिकल कंपोनेंट्स लीड स्क्रूज जो कि हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्चुएटर्स क्या होते हैं। देखिए एक्चुएटर एक मैकेनिज़्म को बोलते हैं जो कि मैकेनिज़्म को फंक्शन करता है
उसको कंट्रोल करता है, मोशन देता है। मोशन कैसे देता है? जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि कंट्रोल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट सिग्नल भेजती है मोटर को, जिससे कि मोटर मूव होता है। इसमें रोटेशनल मोशन होता है और ये रोटेशनल मोशन लीड स्क्रू को जाता है। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो आपका सर्वो मोटर होता है या स्टेपर मोटर होता है, जो स्टेपर मोटर क्या होता है, स्टेपर मोटर में फीडबैक वाला सिस्टम नहीं होता है। स्टेपर मोटर में थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का सिस्टम होता है, सर्वो मोटर में डिफरेंट टाइप का सिस्टम होता है। हमने अभी पढ़ा इसके बारे में। स्टेपर मोटर क्या करता है, इसमें जो होता है फीडबैक वैल्यू को आप फीडबैक वैल्यू के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, फीडबैक के थ्रू जो होता है इनपुट को हम लोग सेट करते हैं दोबारा, ताकि रिक्वायर्ड साइज मिल सके। लेकिन स्टेपर मोटर में ऐसा नहीं होता है, हम लोग केवल इसको सर्वो मोटर में यूज़ कर सकते हैं। सर्वो मोटर कैसे काम करता है? सर्वो मोटर जो होता है, यहाँ पर आपने कुछ इनपुट दिया और आपको आउटपुट मिला। अब ये आउटपुट अगर आपके डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट का नहीं है तो यहाँ पर आपको कुछ फीडबैक मिलेगा। तो फीडबैक और इनपुट को मर्ज करके जो रिक्वायर्ड आपका आउटपुट होता है उसके अकॉर्डिंग ये उसको सेट कर लेता है। तो कुछ इस तरह का होता है। सर्वो मोटर क्या करता है, सर्वो मोटर जो होता है कंट्रोल का भी काम करता है, मतलब इनपुट को अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकता है और उसके बाद ये मोशन भी देता है। तो अगर आप एक्चुएटर देखें तो एक्चुएटर का भी कॉन्सेप्ट सेम ही है। ये क्या करता है, मोशन कराता है, मोशन के लिए यूज़ कर सकते हो आप, और दूसरा कंट्रोल के लिए। तो अगर एक्चुएटर का एग्जांपल पूछते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि सर्वो मोटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्चुएटर्स। ये मोशन देता है और कंट्रोल भी करता है। ये हमने पढ़ लिया एक्चुएटर्स के बारे में। इसके बाद पढ़ते हैं ट्रांसड्यूसर के बारे में। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है उसको समझ लेते हैं, जो कि एक फीडबैक यूनिट का काम करता है, फीडबैक यूनिट का एक पार्ट होता है और ये मेज़रमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर की जो जनरल डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर दूसरे वर्ड्स में कहें फिज़िकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदलता है। जैसे कि वोल्टेज, एम्पियर, और फिज़िकल क्वांटिटी क्या हो गया, आपको डिस्प्लेसमेंट मीज़र करना है, आपको डायमेंशन मीज़र करना है। जैसे कि आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन क्या है उसको मीज़र करने के लिए आप ट्रांसड्यूसर का यूज़ जब करेंगे तो ये इसकी साइज़ में अगर कुछ भी वेरिएशन आता है तो उसको इलेक्ट्रिकल वेरिएशन में दिखाएगा, उसको वोल्टेज और एम्पियर के फॉर्म में दिखाएगा, करंट के फॉर्म में दिखाएगा। ये काम होता है ट्रांसड्यूसर का। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसड्यूसर तो कई टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर बट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के बारे में। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर जो होता है बिल्कुल पोटेंशियोमीटर के टाइप का होता है। ये क्या होता है, इसमें एक रेजिस्टेंस वायर लगा होता है, यहाँ पर हम लोग कुछ इनपुट देते हैं और यहाँ पर होता है आपका एक पॉइंटर होता है। पॉइंटर ये आउटपुट की तरह होता है, यहाँ पर आप आउटपुट फाइंड आउट होता है आपको। तो ये क्या होता है, जैसे अगर पॉइंटर की पोजीशन जैसे ही चेंज होगी तो आपका आउटपुट चेंज होगा। तो क्या करते हैं, इसकी डायमेंशन को इससे अटैच कर देते हैं। तो जैसे ही अगर डायमेंशन में कोई चेंज आएगा तो इसके पॉइंटर में चेंज आएगा, और पॉइंटर में चेंज आएगा तो ये आउटपुट के फॉर्म में उसको वोल्टेज या फिर करंट के फॉर्म में शो करेगा। तो ये क्या हो जाता है, आपकी जो फिज़िकल क्वांटिटी थी इसका अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मेज़र करना है तो ये आपको आउटपुट के फॉर्म में करंट और वोल्टेज के फॉर्म में मिल गया। तो ट्रांसड्यूसर की हमने वर्किंग समझ ली, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर देख लिया। ये होता है मेज़रमेंट सिस्टम के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर इसको बोल सकते हो आप ट्रांसड्यूसर भी एक पार्ट है, या फिर पोटेंशियोमीटर भी समझ सकते हो। तो ये आपके दूसरे हो गए ट्रांसड्यूसर और पोटेंशियोमीटर। इसके बाद पढ़ते हैं एलवीडीटी। एलवीडीटी के बारे में, इसका फुल फॉर्म है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। जैसा कि देखिए लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर का जैसा कॉन्सेप्ट होता है कि एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये आप यहाँ पर इनपुट कुछ देते हैं और यहाँ पर आपको आउटपुट मिलता है, और यहाँ के बीच में कोई एक कोर मटेरियल भी होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर एक प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन यहाँ पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, दो वाइंडिंग्स लगी होती हैं और बीच में एक कोर मटेरियल होता है। कोर मटेरियल की पोजीशन चेंज होती है, उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट भी चेंज होता है। तो इसको एक ब्रॉडर व्यू में देखते हैं किस तरह से काम करता है एलवीडीटी। एलवीडीटी में एक सिलेंड्रिकल सरफेस होता है जिस पर कि मिडिल में जो होती है प्राइमरी वाइंडिंग की जाती है। इसको आप समझ लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग है, और इसके लेफ़्ट और राइट साइड में सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है कुछ इस तरह से। ये हो जाती है सेकेंडरी वाइंडिंग।
ये दोनों आपस में जो होती हैं कनेक्टेड होती हैं और यहाँ पर कनेक्टेड होती है, आपका इनपुट होता है और ये होता है आपका आउटपुट। और यहाँ पर बीच में एक कोर मटेरियल होता है जो कि मूव कर सकता है, जैसे कि ये सिलेंडर था और सिलेंडर के बीच में ये कोर मटेरियल लगा होता है और इससे एक रॉड अटैच होती है। ये कोर मटेरियल मूव कर सकता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग थी, सेकेंडरी वाइंडिंग थी। तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं किस तरह का है। जैसा कि एलवीडीटी का नाम है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, मतलब कि क्या करता है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करता है। यहाँ पर आपको जिस भी कंपोनेंट की डिस्प्लेसमेंट को चेक करना है कि वो कितना डिस्प्लेस हुआ अपनी पोजीशन से, या मेज़रमेंट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का कि वो अपनी स्टैंडर्ड साइज से कितना बढ़ गया या कितना घट गया, तो उसको इससे अटैच कर देते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को। तो अगर ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो ये कोर मूव करेगा, और जैसे ही कोर मूव करेगा तो यहाँ पर इनपुट की वजह से यहाँ पर, जैसे कि पहले इसको समझते हैं, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जैसा कि ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट होता है। प्राइमरी वाइंडिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसमें करंट आता है। सेम है इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। प्राइमरी वाइंडिंग में जैसे ही आप इनपुट देते हैं करंट फ्लो करता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और इसकी वजह से यहाँ पर लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोर से होता हुआ ये सेकेंडरी सर्किट में मिलता है हमको आउटपुट। तो अब अगर ये कोर मटेरियल में अगर कुछ चेंजिंग आएगी, कोर मटेरियल, ये जो कोर है ये आपकी अगर अपनी अपनी पोजीशन से कुछ डिस्प्लेस होगी, तो उसकी वजह से इसका आउटपुट चेंज होगा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है एलवीडीटी का, इसी के बेस पर ये एलवीडीटी वर्क करता है। एलवीडीटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मेज़र कर सकते हैं। किस तरह से मेज़र कर सकते हैं, आपने अभी देखा, ये जो इसका कोर मटेरियल होगा, ये जैसे ही अपनी पोजीशन से मूव करेगा, उसकी वजह से यहाँ पर आउटपुट में चेंजिंग आएगी। और इसकी सेटिंग कुछ इस तरह से होती है, आउटपुट की वैल्यू 0 आती है जब ये अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन पर होता है, उससे जैसे ही ये मूव करता है तो यहाँ पर आउटपुट चेंज होने लगता है, उसमें वेरिएशन होता है। तो इसका आप देखें कि अगर थोड़ा सा भी माइनर सा भी ये कोर जो है अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होती है, तो आउटपुट में चेंजिंग मिलेगी हमें, और बिल्कुल एक करेक्ट मेजरमेंट मिलता है एलवीडीटी के थ्रू। तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है एलवीडीटी का कॉन्सेप्ट। एक लास्ट डिवाइस आती है, इसको बोलते हैं ऑप्टो इंटरप्टर, या फिर इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, फोटो इंटरप्टर। ऑप्टो से आप समझिए ऑप्टिकल, ये थोड़ा सा ऑप्टिकल फील्ड से रिलेटेड है। कैसे है, यहाँ पर इसके ये कंपोनेंट टाइप का है, यहाँ पर इसके 4 लेग्स होते हैं, कनेक्टेड होते हैं ये मशीन में। ये क्या करता है, अगर कोई भी ऑप्टिकल रिसीविंग आती है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ये करता क्या, मेन फंक्शन पहले इसका समझते हैं। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पर एक डायोड लगा होता है और एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। यहाँ पर आप देखोगे ये इंफ्रारेड लाइट्स निकलती हैं। अगर कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो इंफ्रारेड लाइट्स जो होती हैं ये कट कर जाएंगी बीच में से, ये रिसीवर तक नहीं पहुँच पाएंगी, और जब रिसीवर तक नहीं पहुँच पाएंगी तो ये सर्किट को ऑफ ऑन करके जो है शो करती हैं। उसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि ये जो कोई ऑब्जेक्ट था वो अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ। तो इसका जो आप एप्लीकेशन देख सकते हो, इसका एप्लीकेशन होता है काउंटिंग में, एप्लीकेशन होता है काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, किसी की टाइमिंग पता करने के लिए यूज़ करते हैं, किस टाइम पर वो ऑब्जेक्ट कहाँ था, या फिर इसको सेंसर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का होता है ऑप्टो इंटरप्टर या फोटो इंटरप्टर। इसके बाद 2 लास्ट हमारे पास और बचते हैं, एटीसी एक होता है और एक होता है एपीसी। एटीसी क्या होता है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर, और एपीसी क्या होता है, ऑटोमेटिक पलेट चेंजर। तो पहले पढ़ते हैं ऑटोमेटिक पलेट चेंजर के बारे में। एपीसी इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर। ये क्या काम करता है, जैसे कि पैलेट क्या होता है, पैलेट एक तरह का आप समझ सकते हैं, ये एक तरह का फिक्सचर होता है जिस पर आप सारे जो डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स हैं उनको फिक्स्ड कर देते हैं, और उसके बाद एक ही सेटिंग में ये मशीन में जाता है और उन सभी पार्ट्स पे मशीनिंग होती है, जो भी मशीनिंग ऑपरेशन होने होते हैं उस पर होते हैं। तो जो ये पैलेट होता है ये मशीन में एक तरफ से जाता है, और इसमें आप एक ही सेटिंग में जो है सारे ऑब्जेक्ट्स को, सारे कंपोनेंट्स को फिट कर देते हैं, एक तरह का फिक्सचर है। और उसके बाद ये आपको फिनिश्ड पार्ट के फॉर्म में लास्ट में इसमें मिलते हैं। और इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है कि जैसे ही एक प्लेट अपना काम कर रहा है, आप दूसरा प्लेट सेट करके रखे हुए हैं, आप दूसरे प्लेट को यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक प्लेट चेंजर जो है ये एक तरह का ट्रांसपोर्टिंग डिवाइस है, जो कि आपके रॉ मटेरियल को फिनिश्ड मटेरियल तक
पहुंचाता है। आपके रॉ मटेरियल को फिनिश्ड मटेरियल तक पहुंचाने के लिए जो है पलेट का यूज़ होता है। तो हमने क्या जाना ऑटोमेटिक पलेट चेंजर के बारे में कि जो डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं उनको फिट करके रख देते हैं। फिक्सचर एक तरह का होता है पलेट, और ये मशीन में जाता है और यहाँ पर सारे ऑपरेशंस होते हैं। उसके बाद हमें फिनिश्ड पार्ट मिलता है, और जैसे ही ये पलेट अपना वर्किंग कर रहा होता है, फिर हम दूसरा पलेट तैयार रखते हैं, फिर वो दूसरा पलेट मशीन में इंसर्ट कर देते हैं और दोबारा हमें फिनिश्ड पार्ट मिलता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, और जो डाउन टाइम होता है, जो कि मशीन रुकी होती है जिस टाइम तक, ये रिड्यूस हो जाता है। तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं ऑटोमेटिक पलेट चेंजर के। उसके बाद पढ़ते हैं ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ऑटोमेटिक टूल चेंजर क्या होता है? देखिए, CNC मशीन में नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस जो होते हैं वो एक ही सेटिंग में किए जाते हैं। हमें बार बार टूल्स को बदलना नहीं पड़ता। उसके लिए ऑटोमेटिक टूल चेंजर पहले से उसमें फीड होता है। क्या होता है, जब भी हमें किसी भी टूल की रिक्वायरमेंट होती है, जब हमको कमांड मिलता है, कंट्रोल यूनिट से हमको सिग्नल्स मिलते हैं, सिग्नल्स जाते हैं डिफरेंट पार्ट को। जब ऑटोमेटिक टूल चेंजर के पास जाता है ये सिग्नल, तो ये कुछ एक ड्रम के टाइप का होता है या चेन के टाइप का होता है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स के टूल्स रखे होते हैं। तो जैसे ही हमें कमांड मिलता है कि हमें इस टूल के थ्रू इस ऑपरेशन को करना है, तो जो ड्रम होता है आपका, जहाँ पर टूल्स रखे होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उन टूल्स को लेता है और जिन टूल्स की ज़रूरत नहीं होती उनको दोबारा वहाँ पर रख देता है। उसके बाद उस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, और ये सारा काम जो होता है ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पर इसके लिए जो होती है सारी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। उसके अकॉर्डिंग जो होता है ऑटोमेटिक टूल चेंजर टूल्स को अपने अकॉर्डिंग रखता है और उस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ऑटोमेटिक होने की वजह से ये हो जाता है कि हमें टूल खुद नहीं चेंज करना पड़ता, सारी इसके लिए प्रोग्रामिंग होती है। ऑटोमेटिक टूल चेंजर अपने आप ही उन टूल्स को अपने अंदर रखता है, और उसके बाद जिन टूल्स की ज़रूरत नहीं होती है उन्हें वो बाहर रख देता है और उस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। जो ऑटोमेटिक टूल चेंजर होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ड्रम के टाइप का और एक होता है चेन के टाइप का। चेन टाइप ऑटोमेटिक टूल चेंजर, एक होता है ड्रम टाइप ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ड्रम टाइप का टूल चेंजर क्या करता है, ये स्मॉल साइज़ के जो टूल्स होते हैं उनको रखता है, स्मॉल साइज के टूल रखता है। और कितने नंबर्स तक रखता है, लगभग 30 या उससे कम। और इसके बाद क्या इसका एक फंक्शन होता है, जैसे टूल को सर्च करना पड़ता है, टूल जहाँ पर अपनी पोजीशन पर रखे होते हैं उसको सर्च करके और अपने अंदर रखते हैं, उसके बाद उस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो ये जो ड्रम टाइप का टूल चेंजर होता है इसकी जो सर्चिंग स्पीड होती है बहुत ही फास्ट होती है, बिकॉज जो होते हैं साइज़ जो होते हैं टूल उनकी कम होती है, स्मॉल साइज़ के टूल होते हैं। लेकिन चेन टाइप वाले में क्या होता है, बड़े साइज़ के टूल रखे जाते हैं और इनके जो नंबर्स होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 40 या 40 से अधिक होते हैं, और इसके बाद इसकी सर्चिंग स्पीड इसीलिए जो हो जाती है कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में क्या पढ़ लिया, इस वीडियो में हमने मोटर के बारे में पढ़ लिया, मैकेनिकल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और उसके बाद पढ़ लिया इसमें जो है लीड स्क्रू के बारे में। लीड स्क्रू कितने टाइप्स के होते हैं, बॉल स्क्रू और लीड स्क्रू। तो ये जो दोनों हो गए मोटर और लीड स्क्रू, इसको बोलते हैं ड्राइविंग सिस्टम ऑफ CNC। और जो अदर पार्ट्स हो गए जैसे कि एक्चुएटर हो गया, ट्रांसड्यूसर हो गया, LVDT हो गया, एक्चुएटर, ट्रांसड्यूसर, LVDT, पोटेंशियोमीटर, ऑप्टो इंटरप्टर और ऑटोमेटिक टूल चेंजर, ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर। और भी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जैसे कि स्पिंडल होता है, स्लाइड्स होती हैं, गाइडवेज होती हैं। तो इस वीडियो में हमने इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, मोटर, लीड स्क्रू, एक्चुएटर, ट्रांसड्यूसर, LVDT, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ऑप्टो इंटरप्टर क्या होता है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर क्या है, ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर क्या है। तो ये लगभग काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स हो गए CNC के। तो यहाँ पर आज इस वीडियो को एंड करते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में जो डिफरेंट टाइप्स के टूल होते हैं जो CNC में यूज़ किए जाते हैं उनको पढ़ेंगे। आज के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं।